नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम गोदान उपन्यास के एक नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है और जिसमें इस प्रश्न के साथ साथ इसके बिंदुओं में कई और अन्य प्रश्नों का समाधान भी हो जाता है। गोदान उपन्यास को पढ़ने के पश्चात हमें यह पता चला कि यह उपन्यास ग्रामीण जीवन और ग्रामीण संस्कृति की समग्रता को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास पर एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि क्या यह उपन्यास ग्रामीण और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है? तो इसका उत्तर देने के लिए उपन्यास के अध्ययन के पश्चात हमने जिन बिंदुओं को देखा, उपन्यास में जिन समस्याओं को देखा, होरी जैसे किसानों की समस्याओं को देखा, उनके जीवन को देखा, उनकी संस्कृति को देखा, तो हमें यह पता चला कि यह उपन्यास पूरी समग्रता से उनके जीवन की सच्चाइयों को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। हमने इसमें यह कहा कि कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। चूँकि महाकाव्य तो काव्य में होता है, कविता में होता है, लेकिन महाकाव्य का रूप जो कविता में, जो काव्य में दिखलाई पड़ता है, जिसमें घटनाओं की विशदता, जिसमें कथानक की विशदता, जिसमें पात्रों का चरित्र चित्रण, जिसमें उद्देश्य की बात, जो एक कविता को, जो एक काव्य को महाकाव्य बनाता है, ठीक उसी प्रकार से यह उपन्यास भी ग्रामीण जीवन की इन घटनाओं के आधार पर, समस्याओं के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और सारे कथानक के आधार पर यह उपन्यास महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में गिना जाता है। गोदान ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास कहा जाता है। यह सही है कि यह एक काल विशेष के ग्रामीण समाज का चित्र प्रस्तुत करता है जो आज़ादी के बाद निरंतर बदल रहा है, पर उस बदलते हुए ग्रामीण परिवेश, उसका यथार्थ, उसकी व्यापकता और जो होरी जैसे किसानों की संवेदनात्मक गहराई है, उसके चित्रण में लेखक ने बहुत बारीकी से इन सारी चीज़ों को इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। इसलिए ग्रामीण जीवन और संस्कृति के अंकन की दृष्टि से यह उपन्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को विद्यार्थियों हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं कि गोदान उपन्यास में ग्रामीण जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए उसके सभी पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ जीवन को रूपायित करने के लिए लेखक ने जिन पक्षों का चित्रण किया है वह है, नंबर 1, गाँव की भौगोलिक स्थिति और पूरा प्राकृतिक परिवेश। नंबर 2, पात्रों का नामकरण, वेशभूषा, उनकी सामाजिक स्थितियाँ। नंबर 3, पात्रों की आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ। नंबर 4, पात्रों की कार्यशैली, उनकी अपनी भाषा, उनके वार्तालाप के विषय और उसी के साथ साथ स्वाधीनता के पश्चात ग्रामीण जीवन में जो अस्थिरता, जो उनका शोषण, जो उनकी संस्कृति में एक प्रकार से कहें कि जो चीज़ें समाविष्ट हो गई हैं, जिसमें ग्रामीणों की मूल्य धारणा, उनके अपने विश्वास, उनके राजनीतिक विचार, इन सारी चीज़ों को, ग्रामीण जीवन को लेखक ने बहुत
यथार्थ में इस उपन्यास में स्थान दिया है। इसलिए यह उपन्यास कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करें कि इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण और कृषि जो आपस में एक दूसरे से मिली हुई है, इस कृषि संस्कृति में ग्रामीण जीवन का अभिन्न रूप, उनके मूल्य, विश्वास, उनकी आस्थाएं, उनकी जीवन पद्धति, उनके बाहरी परिवेश, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, उनकी मान्यताएं, उनके धार्मिक नैतिक विश्वास, उनकी मूल्य धारणाओं, उन सारे चित्रों का लेखक ने समग्रता से चित्रण किया है। इस उपन्यास में लेखक ने गोदान की जो नगरीय और ग्रामीण जीवन का प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत किया है, वह गांव के संस्कार और उनके व्यक्तित्व से जुड़ करके किया है। इसलिए गोदान उपन्यास में ग्रामीण जीवन का यथार्थ रूपायित करने के लिए उस परिवेश को उन्होंने पूरी तरह से सजीव करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि गांव में 10-12 घरों का एक गांव है। गांव में लोगों के घर के बाहर खपरेल से घर बने हुए हैं, गाय बैल बंधे हुए हैं। चाहे त्योहार का हो, चाहे पर्व का हो, चाहे आपसी बातचीत हो, चौपाल हो, इन सब का चित्रण लेखक ने एकदम यथार्थ किया है। गोदान में पात्रों का नामकरण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति लेखक ने उस परिवेश के अनुरूप ही की है। जैसे इस उपन्यास के जो ग्रामीण पात्रों के नाम हैं वे देखिए: होरी, गोबर, शोभा, हीरा, दमड़ी, जंगी, बंसी, मतई, माता दीन, भवनिया, हरखू, मथुरा, राम सेवक, मंगरू, दुलारी, सहुआइन, सोना, रूपा, झुनिया, पुनिया, सिलिया, नोहरी, इन सारे नामों में वैविध्य है और ये ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं। और ठीक उसी प्रकार से गांव के अन्य कुछ पात्रों की झिंगुरी सिंह, दाता दीन, दुलारी, सहुआइन, उनके साथ साथ उनकी सामाजिक आर्थिक दृष्टि और उनकी पदवियां भी जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ ही लेखक ने ग्रामीण पात्रों की वेशभूषा, जैसे होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ, ये सब सारे बहुत यथार्थ में लेखक ने प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक ने इसमें किसानों की आर्थिक दुर्वस्था का बहुत ही प्रामाणिक और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें किसानों का और मजदूरों का शोषण है, जो इस उपन्यास की प्रमुख समस्या भी है। लेखक ने कहा है कि उस समय का किसान समाज विदेशी सरकार, जमींदार और महाजन के शोषण चक्र में पिस रहा था और प्रेमचंद जी ने शोषकों के प्रतिनिधि के रूप में लाला पटेश्वरी, दरोगा, राय साहब, दुलारी, सहुआइन, मंगरूसा और पंडित दाता दीन के रूप में इन पात्रों के माध्यम से बेलारी गांव के समस्त दुर्भाग्य की कहानी प्रेमचंद जी ने कही है। इस पूरे उपन्यास में होरी के दिनों दिन असहाय होने की कहानी कही है। गाय की अभिलाषा, उसके लिए संघर्ष करते ही होरी मरणासन हो जाता है। और इसके साथ ही ग्रामीण जीवन की विपन्नता और विवशता का यथार्थ चित्र उन्होंने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी केवल गरीबी और ग्रामीणों का चित्र भर ही प्रस्तुत नहीं कर रहे, बल्कि उसकी पूरी समग्रता को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर बेदखली न आई हो। ज़मींदार, कारिंदे, किसान तरह तरह से अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और राय साहब लगान वसूल करते हैं। राय साहब का कारिंदा नोखे राम किसानों को लगान की रसीद नहीं देता। प्रेमचंद जी किसानों के शोषण के मूल में उनकी अशिक्षा, धर्मभीरुता, सामंती मूल्यों में विश्वास और इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कृषि संस्कृति, भूमि, पशुधन, गोधन, ज़मींदार, साहूकार, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, पटवारी, पंच, पुरोहित, कोई भी किसानों के शोषण में पीछे नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार से कहा जा सकता है
कि यह उपन्यास ग्रामीण और किसान संस्कृति का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है और महाकाव्य है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो का अध्ययन करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।